रितु जब भी मायके आती 2 दिन से ज्यादा रुकती ही नहीं थी। पहले माँ मीरा देवी को लगा नई शादी है, लेकिन धीरे धीरे 3 साल बीत गए। फिर एक दिन माँ ने बेटी का पीछा किया और जो सच सामने आया उसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेटियां घर की वो चिड़िया होती हैं जो चहचहाती हैं तो पूरा आंगन महक उठता है, और जब विदा होती हैं तो घर की दीवारें भी खामोश हो जाती हैं। माता पिता अपनी लाडली को विदा करते समय यही प्रार्थना करते हैं कि वह अपने नए घर में राज करे, सुख से रहे। लेकिन कई बार बेटियां अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए भीतर ही भीतर एक ऐसा घूंट पी रही होती हैं जिसकी भनक वे अपने जन्मदाताओं को कभी भी नहीं लगने देती। वो मायके में आकर मुस्कुराती हैं, महंगे कपड़े पहनकर अपनी खुशहाली का नाटक करती हैं, केवल इसलिए ताकि उनके बूढ़े माता पिता चैन की नींद सो सकें। आज की कहानी एक ऐसी ही महान और बलिदानी बेटी की है जिसने अपने माता पिता की इज्जत और उनके कमजोर हृदय की रक्षा के लिए एक ऐसा दर्दनाक राज छिपाया जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। एक छोटे से शांत कस्बे में विद्याधर जी और उनकी पत्नी मीरा देवी रहते थे। विद्याधर जी डाकघर में एक साधारण कर्मचारी थे। उनका जीवन बहुत ही सादगी और ईमानदारी से बीता था। उनकी दुनिया उनकी इकलौती बेटी रितु के इर्द गिर्द घूमती थी। रितु बहुत ही संस्कारी, समझदार और अपने माता पिता की जान थी। जब रितु के विवाह का समय आया तो विद्याधर जी ने उसके लिए एक बहुत ही संपन्न और अमीर परिवार चुना। पास के एक बड़े शहर में कालिंदी देवी और उनके पति का बहुत बड़ा व्यापार था। उनका बेटा सिद्धार्थ पढ़ा लिखा और बहुत ही सुलझा हुआ नौजवान था। कालिंदी देवी को अपने रुतबे और पैसों का बहुत घमंड था। जब विवाह की बात पक्की हुई तो उन्होंने विद्याधर जी के सामने एक ही शर्त रखी कि विवाह उनके स्तर के अनुसार बहुत ही भव्य होना चाहिए, ताकि समाज में उनकी नाक ना कटे। विद्याधर जी ने अपनी लाडली की खुशी के लिए अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी लगा दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपना पुश्तैनी खेत भी बेच दिया और अपने भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड से एक बड़ा ऋण ले लिया। रितु का विवाह किसी राजकुमारी की तरह हुआ। जब रितु लाल जोड़े में विदा हुई तो विद्याधर जी और मीरा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में यह तसल्ली थी कि उनकी बेटी अब महलों में राज करेगी। विवाह के बाद के दिन बीतने लगे, लेकिन मीरा देवी को एक बात हमेशा बहुत खटकती थी। आमतौर पर बेटियां जब विवाह के बाद पहली या दूसरी बार मायके आती हैं तो हफ्तों तक रुकती हैं। त्योहारों पर भी वे अपने माता पिता के साथ समय बिताती हैं, लेकिन रितु का व्यवहार बिल्कुल अलग था। रितु जब भी मायके आती तो एक बहुत ही बड़ी और महंगी किराए की मोटर गाड़ी में आती थी। उसके शरीर पर भारी रेशमी साड़ियां होती थी और गले में सोने के मोटे मोटे आभूषण चमक रहे होते थे। वह आते ही अपने माता पिता के लिए महंगी मिठाइयाँ, सूखे मेवे और तरह तरह के उपहार लाती थी। रितु का चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था। वह अपनी सास कालिंदी देवी और पति सिद्धार्थ की तारीफों के पुल बांध देती थी, लेकिन रितु कभी भी अपने मायके में 48 घंटे यानी 2 दिन से अधिक नहीं रुकती थी। जैसे ही 2 दिन पूरे होते उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी छा जाती थी। वह अपना सामान बांधने लगती और जाने की जिद करने लगती थी। एक बार दीपावली के अवसर पर रितु घर आई थी। मीरा देवी ने बहुत प्यार से उसके लिए पकवान बनाए थे। अरे रितु, अभी तो तू आई है मेरी बच्ची। कल ही तो तेरे पिताजी ने बाजार से तेरी पसंद की साड़ियां मंगवाई हैं। कम से कम इस बार तो 1 हफ्ता रुक जा, दीपावली के बाद ही जाना, मीरा देवी ने मनुहार करते हुए कहा। जीतू ने अपनी नजरें चुराते हुए थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया,
नहीं माँ, मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। आपको तो पता है ना, सिद्धार्थ के कितने बड़े व्यापार हैं। उन्हें हर छोटी चीज के लिए मेरी जरूरत होती है। और फिर सासू माँ ने घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखी है। मेरे बिना सारे काम रुक जाएंगे। मैं अगली बार पक्का ज्यादा दिनों के लिए आऊंगी। विद्याधर जी भी अपनी बेटी की खुशहाली देखकर मुस्कुरा देते और कहते, मीरा, बेटी को मत रोक। ससुराल की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। हमारी बच्ची वहां खुश है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। मीरा देवी को लगता कि शायद नई नई शादी है, इसलिए ससुराल वाले उसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहने देना चाहते। लेकिन धीरे धीरे इसी तरह 3 साल बीत गए। रीतू का वही नियम रहा। वह आती, महंगे कपड़ों में सज धर कर अपनी अमीरी का प्रदर्शन करती और ठीक 2 दिन बाद भाग कर वापस चली जाती। इन 3 सालों में विद्याधर जी का स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरने लगा था। वे बूढ़े हो चले थे और रीतू के विवाह के लिए गए कर्ज को चुकाने की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। एक रात विद्याधर जी को सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। चिकित्सक ने बताया कि उन्हें दिल का हल्का दौरा पड़ा है और अब उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए विद्याधर जी ने कमजोर आवाज में कहा, मीरा, मुझे मेरी रीतू से मिलना है, उसे बुला लो। मीरा देवी ने तय किया कि वह इस बार रीतू को फोन नहीं करेगी, बल्कि खुद शहर जाकर रीतू के ससुराल वालों से हाथ जोड़कर विनती करेगी और रीतू को कम से कम 1 महीने के लिए मायके ले आएगी। उन्हें लगा कि बीमार पिता की हालत देखकर कालिंदी देवी भी मना नहीं कर पाएगी। अगली सुबह मीरा देवी बस में बैठकर शहर पहुंच गई। उन्होंने रिक्शा लिया और कालिंदी देवी के उस विशाल और आलीशान बंगले के सामने जाकर उतरी। मीरा देवी ने जब अंदर जाने की कोशिश की तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर बाद कालिंदी देवी खुद बाहर आई। उनके चेहरे पर वही पुराना घमंड और कठोरता थी। मीरा देवी को फटे हाल और घबराई हुई देखकर कालिंदी देवी ने मुंह सिकोड़ लिया। अरे समधन जी, आप यहाँ बिना बताए कैसे आना हुआ? क्या फिर से कोई खर्च आ पड़ा है? कालिंदी देवी ने ताना मारते हुए कहा। मीरा देवी ने हाथ जोड़ ली। बहन जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और वे अस्पताल में हैं। उन्होंने रीतू को याद किया है। मैं उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने आई हूँ। कृपया मेरी बेटी को बुला दीजिए। कालिंदी देवी ने एक जोरदार और कड़वा ठहाका लगाया। ऋतु? कौन ऋतु? समझन जी, लगता है आपकी उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। वो लड़की अब इस घर की बहू नहीं है। मीरा देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। यह आप क्या कह रही हैं बहन जी? मेरी रीतू कहाँ है? और सिद्धार्थ दामाद जी कहाँ है? कालिंदी देवी ने नफरत भरे स्वर में कहा। सिद्धार्थ अब हमारा बेटा नहीं है। आज से 2.5 साल पहले मेरे पति ने सिद्धार्थ को अपने व्यापार में एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाने का रास्ता बताया था। कुछ कागजों पर हेरा फेरी करनी थी, लेकिन आपके उस दामाद को अचानक ईमानदारी का भूत सवार हो गया। उसने अपने ही पिता का विरोध किया। जब हमने उसे समझाया तो आपकी उस महारानी बेटी रीतू ने भी उसी का साथ दिया। कालिंदी देवी ने आगे कहा, उसी दिन मेरे पति ने सिद्धार्थ को अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और आपकी वो बेटी अपने सारे महंगे कपड़े और गहने यहीं छोड़कर एक भिखारिन की तरह उसी रात सिद्धार्थ के साथ यहाँ से निकल गई थी। हमें नहीं पता कि वो दोनों भिखारी आज कहाँ धक्के खा रहे हैं। अब आप यहाँ से जाइए और दोबारा इस दरवाजे पर मत आइएगा। कालिंदी देवी अंदर चली गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मीरा देवी वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
उनका दिमाग सुन्न हो चुका था। रीतु को घर से निकाले हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन वह तो पिछले महीने ही आई थी, गले में सोने का हार पहने और रेशमी साड़ी में। वह किराए की मोटर गाड़ी में आती थी। अगर उसके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, तो वह मायके में आकर यह सब नाटक क्यों करती थी? मीरा देवी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस बंगले का एक पुराना और दयालु नौकर बाहर आया। उसने मीरा देवी को उठाया और पानी पिलाया। माता जी, आप रोइए मत, सिद्धार्थ भैया बहुत नेक इंसान है। जब उन्हें घर से निकाल दिया गया, तब वे शहर के दूसरे कोने में एक बहुत ही पुरानी और कच्ची बस्ती में जाकर रहने लगे थे। मेरे पास उनका एक पुराना पता है, शायद वे आपको वही मिल जाए। नौकर ने एक पर्ची पर वह पता लिखकर मीरा देवी को दे दिया। मीरा देवी कांपते कदमों से उस पते की ओर निकल पड़ी। शहर की ऊंची और आलीशान इमारतों को पार करते हुए वह एक ऐसी सकरी और गंदी बस्ती में पहुंची जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। खुली नालियां और चारों तरफ फैली गरीबी देखकर मीरा देवी का कलेजा कांप रहा था। वे पर्ची में लिखे पते के अनुसार एक बहुत ही छोटे 3 की छत वाले कमरे के सामने पहुंची। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मीरा देवी ने अंदर झांका और जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके हृदय को चीर कर रख दिया। कमरे के अंदर जमीन पर फटी हुई चटाई बिछी थी। कभी महलों में राज करने वाला सिद्धार्थ एक पुरानी कमीज पहने पसीने से लथपथ होकर जमीन पर बैठा था और लोहे के कुछ भारी पुर्जों को साफ कर रहा था। और कमरे में दूसरे कोने में उनकी लाडली बेटी ऋतु बैठी थी। ऋतु के शरीर पर कोई रेशमी साड़ी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही पुरानी सूती और जगह जगह से सीली हुई साड़ी थी। उसके हाथों में कोई सोने का कंगन नहीं थे, बल्कि मेहनत के कारण पड़े हुए छाले थे। ऋतु एक पुरानी सिलाई मशीन पर झुककर पसीने से तरबतर होकर किसी के कपड़े सिल रही थी। मीरा देवी के हाथ से उनका झोला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। झोले से गिरने की आवाज सुनकर ऋतु और सिद्धार्थ के दरवाजे की तरफ देखा। अपनी माँ को वहां खड़ा देखकर ऋतु के हाथ मशीन पर ही जम गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। माँ, आप यहाँ कैसे? ऋतु हकलाते हुए बोली और अपनी जगह से उठने लगी। मीरा देवी रोते हुए अंदर आई और सीधे ऋतु के सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने ऋतु को उन कठोर और छालों से भरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। यह क्या है ऋतु? यह कैसा भद्दा मजाक है जो तू अपने माता पिता के साथ कर रही है? तूने अपनी माँ से इतना बड़ा सच छिपाया? तू यहाँ इस नरक में जी रही है और वहां मायके में आकर महारानी बनने का नाटक करती है। मीरा देवी के आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर मीरा देवी का चरण छू लिए। हमें क्षमा कर दीजिए माँ जी, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे। लेकिन ऋतु अपनी माँ के गले रखकर फूट फूट कर रोने लगी। 2.5 साल से उसके सीने में जो दर्द और रुलाई दबी हुई थी, वह आज एक साथ बाहर आ गई थी। मुझे क्षमा कर दो माँ, जब कालिंदी माँ जी ने हमें घर से निकाला था, तब हम पूरी तरह सड़क पर आ चुके थे। सिद्धार्थ के पास कोई नौकरी नहीं थी। हमने कई रातें भूखे रहकर भी काटी हैं। मैंने लोगों के घरों में बर्तन भी मांजे हैं माँ। मीरा देवी ने कांपते हुए पूछा, तो तूने हमें क्यों नहीं बताया मेरी बच्ची? हम भूखे रह लेते, लेकिन तुझे इस हालत में नहीं देख सकते थे। रितु ने अपने आंसू पोंछते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने मीरा देवी को अंदर तक झकझोर दिया। कैसे बताती माँ, बाबूजी ने मेरी शादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन पर इतना भारी कर्ज था। अगर मैं उन्हें बताती कि उनकी फूल सी बेटी, जिसके लिए उन्होंने अपना खेत तक बेच दिया, वह दर दर की ठोकरें खा रही है और एक भिखारिन बन चुकी है, तो क्या बाबूजी का कमजोर हृदय आघात सह पाता? वो जीते जी मर जाते माँ। वो खुद को मेरी इस बर्बादी का जिम्मेदार मान लेते। मीरा देवी सन्न रह गई। बेटी अपने बूढ़े पिता के हृदय को बचाने के लिए खुद घुट घुट कर जी रही थी। लेकिन वो महंगे कपड़े, वो सोने के गहने, वो बड़ी किराए की मोटर गाड़ी। मीरा देवी ने पूछा, वो सब किराए का होता था माँ? रीतू ने धीमी आवाज में कहा। मैं और सिद्धार्थ दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट कर थोड़े थोड़े पैसे बचाते थे। जब मायके जाने का समय आता तो मैं बाजार से एक दिन के लिए नकली गहने और रेशमी साड़ी किराए पर लेती थी। सिद्धार्थ अपनी मेहनत की कमाई से मुझे एक बड़ी मोटर गाड़ी में बिठाकर भेजते थे, ताकि आपको और बाबूजी को लगे कि मैं महलों में राज कर रही हूँ। रितु फफक कर रो पड़ी। 2 दिन से ज्यादा मैं वो किराए के कपड़े और गाड़ी का खर्च नहीं उठा सकती थी माँ। मुझे डर रहता था कि कहीं आपको मेरे नकली गहनों का सच पता न चल जाए, इसलिए मुझे हमेशा 2 दिन बाद ही भागकर वापस इस टीन की छत के नीचे आना पड़ता था। मुझे मायके में बहुत दिन रुकने का मन करता था माँ, लेकिन मेरी गरीबी मुझे 2 दिन से ज्यादा अपनी माँ की गोद में सोने की इजाजत नहीं देती थी। यह सुनकर मीरा देवी का हृदय फट गया। उन्होंने अपनी बेटी का माथा चूमा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। पगली तूने ही हमें इतना कमजोर समझ लिया? बेटियां महलों में रहे या झोपड़ी में, माता पिता के लिए उनका सुखी और सुरक्षित रहना जरूरी है। उनका यह झूठा दिखावा नहीं, तेरा यह संघर्ष तेरी हार नहीं, बल्कि तेरी सबसे बड़ी जीत है मेरी बच्ची। तूने अपने स्वाभिमान और अपने पति की ईमानदारी के लिए महलों को ठुकरा दिया। मुझे तुझ पर गर्व है। मीरा देवी ने उसी क्षण रितु और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ, आज से यह टीन की छत तुम्हारा घर नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलोगे। हम सब मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। मीरा देवी दोनों को लेकर वापस अपने कस्बे में आ गई। उन्होंने विद्याधर जी को बहुत ही आराम से और धीरे धीरे सारी सच्चाई बताई। विद्याधर जी को यह जानकर कोई आघात नहीं लगा, बल्कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि उनका दामाद एक बेईमान करोड़पति नहीं, बल्कि एक ईमानदार और संघर्षशील इंसान है। उन्होंने सिद्धार्थ को गले लगा लिया।
कुछ ही महीनों में विद्याधर और सिद्धार्थ ने मिलकर कस्बे में ही एक छोटा सा ईमानदारी का व्यापार शुरू कर लिया। रितु अब अपने माता पिता की आंखों के सामने थी, बिना किसी किराए के कपड़ों के, बिना किसी दिखावे के, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक खुश और शांत थी। दोस्तों, माता पिता कभी भी अपनी संतानों से पैसों या दिखावे की उम्मीद नहीं करते। वे केवल इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे जहां भी रहे सच और ईमानदारी के साथ रहे। कई बार हम अपनों को दुख से बचाने के लिए उनसे सच छिपाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अपनों का साथ दुनिया की किसी भी परेशानी से लड़ने की ताकत दे सकता है। रितु ने जो किया वह एक बेटी का अपने पिता के लिए सर्वोच्च बलिदान था, लेकिन अंततः सत्य और परिवार के साथ नहीं उन्हें इस नरक से बाहर निकाला। कभी भी किसी की बाहरी मुस्कान और चमक दमक देखकर उसकी असल जिंदगी का अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि अक्सर सबसे खूबसूरत पर्दों के पीछे ही सबसे दर्दनाक कहानियां छिपी होती हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या रितु ने अपने माता पिता से सच छिपाकर सही किया था। मैं विवेक वर्मा जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार का साथ कभी ना छोड़े, अपनों से सच बोलें और जीवन में खुश रहें। धन्यवाद।